पराधीनता, ये शब्द सुनने में ही कितना भारी लगता है ना? पर इसका असली मतलब क्या है? क्या सिर्फ किसी देश का गुलाम होना पराधीनता है, या फिर इसका रिश्ता हमारे मन से, हमारी सोच से भी है? आज हम इसी गहरे सवाल की पड़ताल करने वाले हैं। सोचिए, सदियों पहले कही गई ये बात, गुलामी में तो सपनों में भी सुख नहीं मिलता, ये लाइन आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी तब थी। ये हमें याद दिलाती है कि सच्ची खुशी और आज़ादी, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। हम पराधीनता के मतलब से शुरू करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आज की दुनिया में इसके क्या मायने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पराधीनता का अभिशाप ये है क्या चीज़। एक सोने के पिंजरे में बंद पंछी के बारे में सोचिए। उसे दुनिया की हर सुविधा मिलती है, बढ़िया दाना, साफ पानी, सब कुछ। पर वो चाहता क्या है? बस एक बार खुले आसमान में उड़ना। आज़ादी की यही तड़प पराधीनता के दर्द को सबसे अच्छे से बयां करती है। और यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा अजीब सा विरोधाभास सामने आता है। एक ऐसा विरोधाभास जिसे महान लेखक मुंशी प्रेमचंद ने बहुत पहले ही समझ लिया था। तन की आज़ादी पर मन की गुलामी। अब जरा इस पर गौर कीजिए। जो जंजीरें हमें दिखती हैं, लोहे की बेड़ियां, उनसे तो हम लड़ते हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं। पर उन जंजीरों का क्या जो दिखती नहीं? हमारी सोच की, हमारी आदतों की जंजीरें, जिन्हें हम अक्सर खुद ही अपनी मर्जी से पहन लेते हैं। यही सबसे बड़ी बात है। प्रेमचंद ने यही तो देखा था। एक तरफ पूरा देश अपनी राजनीतिक आज़ादी के लिए जान दे रहा था, और दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा तबका था, वो एक अलग ही तरह की गुलामी की तरफ दौड़ा जा रहा था, मानसिक गुलामी। तो सवाल ये है कि ये जो मन की गुलामी है, ये हमारी रोज की जिंदगी में दिखती कैसे है? चलिए इसके 2 सबसे बड़े और साफ उदाहरण देखते हैं, हमारी भाषा और हमारा पहनावा। सबसे पहले भाषा। अंग्रेजी बोलना अब सिर्फ एक जरूरत नहीं रह गया है, ये तो एक तरह का स्टेटस सिंबल बन गया है, खुद को दूसरों से बेहतर, ज्यादा पढ़ा लिखा दिखाने का एक जरिया। और ये बात तो कमाल की है। सोचिए, 2 लोग जिनकी मातृभाषा एक है, वो आपस में एक विदेशी भाषा में बात कर रहे हैं। ये अपनी हीन भावना का ढिंढोरा पीटने जैसा नहीं तो और क्या है? और यही कहानी पहनावे की भी है। पश्चिमी कपड़े, सूट बूट, ये अक्सर आराम या जरूरत के लिए कम और अपने ही लोगों के बीच एक दीवार खड़ी करने के लिए ज्यादा पहने जाते हैं। अब हो सकता है ऐसे इंसान को लगे कि वो बहुत मॉडर्न दिख रहा है, पर एक पारखी नज़र से देखें तो वो असल में अपने आत्मसम्मान और अपने सांस्कृतिक आत्मविश्वास की कमी ही दिखा रहा होता है। लेकिन भाषा और कपड़े, ये तो सिर्फ ऊपरी लक्षण हैं। असली लड़ाई तो कहीं ज्यादा गहरी है। ये है 2 अलग अलग सभ्यताओं और उनके मूल्यों की लड़ाई। प्रेमचंद ने भारतीय और पश्चिमी सभ्यता के बीच के इस बुनियादी फर्क को साफ साफ दिखाया। एक तरफ त्याग और सेवा का आदर्श है, तो दूसरी तरफ स्वार्थ और संघर्ष का। उन्होंने चिताया था कि अपनी जड़ों को भूलकर किसी और की अंधी नकल करना कितना खतरनाक हो सकता है। और जब हम ये मान लेते हैं कि बाहर का सब कुछ अच्छा है और हमारा सब कुछ बुरा, तो ये मानसिक गुलामी का सबसे बड़ा संकेत है। और इसका नतीजा, हम अपनी पहचान ही खो सकते हैं, अपना अस्तित्व ही मिटा सकते हैं। तो ठीक है, अगर अंधी नकल एक बीमारी है, तो फिर इसका इलाज क्या है? कमाल की बात यह है कि इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मतलब असली आज़ादी की लड़ाई किसी जंग के मैदान में नहीं, हमारे अपने दिमाग में, हमारे मन में लड़ी जाती है। ये अपनी हीन भावना पर जीत हासिल करने की लड़ाई है। तो इसका रास्ता ये नहीं है कि हम खुद को दुनिया से काट लें, नहीं। रास्ता है अपने आत्मसम्मान को जगाने का, अपनी जड़ों को मजबूत करने का, और फिर उस मजबूती के साथ दुनिया से जुड़ने का। विवेकानंद और गांधी जी जैसे लोगों ने यही तो करके दिखाया। वो पूरी दुनिया से जुड़े, लेकिन अपनी पहचान पर, अपनी संस्कृति पर गर्व करते हुए। और देखिए, दुनिया ने भी उन्हें सिर झुकाकर सम्मान दिया। और ये सारी बातें हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। प्रेमचंद ने ये सब लगभग 100 साल पहले लिखा था। आज इसका क्या मतलब है? देखिए, देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन क्या प्रेमचंद के उठाए गए सवाल पुराने हो गए हैं, या वो आज और भी ज्यादा सच लगने लगे हैं? तो जाते जाते बस एक सवाल, क्या हम उन अदृश्य जंजीरों को तोड़ पाए हैं, या फिर हमने बस एक तरह की गुलामी को दूसरी, ज्यादा चमकदार और मॉडर्न दिखने वाली गुलामी से बदल लिया है? सोचिएगा जरूर।